एक ऐसा दौर था जब भारत छोटे छोटे आपस में लड़ते हुए राज्यों में बिखरा हुआ था। चारों तरफ बस युद्ध और अशांति थी। लेकिन इसी माहौल से एक सपना पैदा हुआ, एक अखंड, एक महान भारत का सपना। ये कहानी है भारत के पहले महान साम्राज्य की, मौर्य साम्राज्य की। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा वक्त जहां हर सीमा पर लड़ाई थी, हर दरबार में साजिशें थी और आम लोगों के मन में बस संघर्ष। भारत तब एक देश नहीं बल्कि एक जंग का मैदान जैसा था, और ऐसे में सख्त जरूरत थी एक नई सोच की, एक नई उम्मीद की। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी वजह थी जिन्होंने इस विशाल साम्राज्य के सपने को सच कर दिखाया। देखिए, मौर्य साम्राज्य से ठीक पहले भारत में 16 बड़े राज्य थे, जिन्हें कहते थे महाजनपद। इन सब में सबसे ताकतवर था मगध। यहाँ पर राज था नंद वंश के राजा धननंद का, जो अपनी बड़ी सेना और भारी भरकम टैक्स के लिए जाना जाता था। लेकिन उसकी प्रजा उससे जरा भी खुश नहीं थी और चारों तरफ एक तरह का असंतोष फैला हुआ था। और जब माहौल पहले से ही इतना तनावपूर्ण था, 326 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम से सिकंदर महान ने भारत पर हमला कर दिया। उसके इस हमले ने इन छोटे छोटे भारतीय राज्यों की कमजोरी को सबके सामने ना खड़ा किया। अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि भारत को एक मजबूत केंद्रीय शक्ति की कितनी जरूरत है। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है उन दो किरदारों की जो इस महान साम्राज्य की नींव रखने वाले थे, एक नौजवान और जोशीले चंद्रगुप्त मौर्य और उनके जीनियस गुरु चाणक्य। और ये जोड़ी कमाल की थी। एक तरफ चंद्रगुप्त थे, जिनमें भारत को एक करने का जुनून था और जो एक बेहतरीन सैन्य लीडर थे, तो दूसरी तरफ थे चाणक्य, एक मास्टर रणनीतिकार और अर्थशास्त्र जैसी महान किताब के लेखक। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिर्फ लड़ना नहीं सिखाया, बल्कि राजनीति, कूटनीति और राज कैसे चलाना है, ये सब सिखाया। और फिर 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने धननंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। राजधानी बनाया गया पाटलिपुत्र को। बात यहीं नहीं रुकी। लगभग 305 ईसा पूर्व में उन्होंने यूनानी शासक सेल्यूकस प्रथम निकेटर को भी हराया। इसके बाद एक संधि हुई और मौर्य साम्राज्य की सीमाएं अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैल गईं। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा साम्राज्य चलेगा कैसे? उसका आधार क्या था? तो वो था अर्थशास्त्र। चाणक्य की लिखी ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये तो शासन चलाने, आर्थिक नीतियां बनाने और सैन्य रणनीति पर एक पूरी गाइड बुक थी। कह सकते हैं कि ये मौर्य साम्राज्य का ऑपरेटिंग मैनुअल था। इसी अर्थशास्त्र के आधार पर एक बहुत ही एडवांस्ड सिस्टम बनाया गया। इसमें एक मजबूत केंद्रीय सरकार थी, खुफिया जानकारी के लिए एक बहुत बड़ा जासूसी नेटवर्क था, कानून व्यवस्था एकदम सख्त थी और टैक्स वसूलने का सिस्टम भी काफी कुशल था। राजा की मदद के लिए एक मंत्री परिषद होती थी और पूरे साम्राज्य को तक्षशिला और उज्जैन जैसे कई प्रांतों में बांटा गया था। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार ने गद्दी संभाली। उन्होंने साम्राज्य को दक्षिण भारत की ओर फैलाया और अपनी सैन्य ताकत की वजह से उन्हें अमित्र घात भी कहा जाता था, जिसका मतलब है दुश्मनों का नाश करने वाला। और अब आते हैं मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध सम्राट अशोक पर। उनकी कहानी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने न सिर्फ उन्हें बल्कि पूरे साम्राज्य की दिशा ही बदल कर रख दी, हमेशा के लिए। वो टर्निंग पॉइंट था 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया कलिंग का युद्ध। इस एक लड़ाई में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। युद्ध के मैदान में लाशों के ढेर और उस भयानक तबाही को देखकर अशोक का दिल पूरी तरह बदल गया। इस एक घटना ने सही में इतिहास का रुख मोड़ दिया। अशोक ने अपने शिलालेखों में खुद अपना पश्चाताप जाहिर किया है। उन्होंने लिखवाया कि लोगों का मारा जाना, उनकी मौत और उन्हें बंदी बनाना ये बहुत ही दर्दनाक है और ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। इस युद्ध के बाद तो साम्राज्य को देखने का नजरिया ही बदल गया। जहां चंद्रगुप्त की ताकत उनकी तलवार से जीती गई जीत में थी, वहीं अशोक की ताकत का आधार बन गया धम्म, यानी नैतिक सिद्धांतों पर आधारित शासन। अब मकसद जमीन जीतना नहीं, बल्कि शांति और इंसानियत का प्रचार करना था। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और अपनी धम्म की नीति को आगे बढ़ाया। इसके मूल सिद्धांत थे अहिंसा, सभी धर्मों का सम्मान और अच्छा व्यवहार।
उन्होंने अपने संदेशों को पूरे साम्राज्य में खंभों और चट्टानों पर खुदवाया और बौद्ध धर्म का संदेश फैलाने के लिए दुनिया भर में अपने दूत भेजे। लेकिन जैसा कहते हैं, हर उदय का एक अस्त भी होता है। तो चलिए अब मौर्य साम्राज्य के आखिरी अध्याय की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसकी विरासत क्या थी और इसका पतन क्यों हुआ। देखिए, मौर्य काल अपनी कला और वास्तुकला के लिए भी मशहूर है। इस दौर की सबसे बड़ी पहचान है पॉलिश किए हुए पत्थर के खंभे, स्तूप, जैसे कि सांची का महान स्तूप और हाँ, अशोक का सिंह स्तंभ। लेकिन अशोक के बाद उनके उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुए। अब इतने बड़े साम्राज्य को संभालना मुश्किल हो रहा था। आर्थिक परेशानियां भी बढ़ने लगी थीं और अलग अलग प्रांतों में विद्रोह शुरू हो गए। आखिरकार 185 ईसा पूर्व में आखिरी मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और इस तरह मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। भले ही ये साम्राज्य 2000 साल से भी पहले खत्म हो गया, लेकिन इसकी विरासत आज भी हमारे साथ है। इसका सबसे बड़ा सबूत है अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष, जो आज हमारे आजाद भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सबसे बड़ी जीत तलवार से हासिल होती है या एक विचार से। मौर्य साम्राज्य ताकत और सोच का एक ऐसा ही अनोखा संगम था जिसकी कहानी आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती है।